प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज हम क्लास 10th के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं बच्चों आज पेपर और पेन के माध्यम से जितने भी मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी मेथड में। तो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। देखिए, इसका जो सवाल दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्या है? न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ठीक है, तो जितना बड़ा सवाल है उतना आसान ही इसका सॉल्यूशन है। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? 16 नंबर। ठीक है, तो 420 और 130 को क्या करना है? आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ, है ना, एचसीएफ ऑफ 420 और कितना का? 130 का। तो एचसीएफ कौन सा मेथड से निकालेंगे? कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम? 420 को 130 के से हम डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 420। ठीक है, देखिए ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, एक बार में, दो बार में भी जाएगा, तीन बार में भी चला जा रहा है। 13 या 39 तीन बार में जा रहा है, तो 3 से कर देंगे तो 390 हो जाएगा। 13 या 39। देखो, इसमें हम घटाएंगे, 0 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और 3 में से 3 गया तो खत्म। ठीक है, अब ये क्या हो गया? शेषफल हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। अब इस शेषफल जो है ना, ये बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक है ये बन जाएगा भाजी। ठीक है, तो 130 ला के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कितना से जाएगा ये? 3 चौके 12, 4 बार में 3 चौके 12। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे? 10 बचा। ठीक है, फिर देखो ये 30 अब फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना से जाएगा? 10 तिया 30। ठीक है, ये कब तक करना है बच्चों? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल 0 आ चुका है, मतलब वो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका चरण को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चरण को लिखते हैं यहाँ पे हम। चरण। ठीक है, देखिए कितना चरण हुआ है बच्चों? तो 3 चरण हुआ है। ठीक है, चरण का क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, है ना, भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए, इसका 3 स्टेप है। भाज्य कितना है? शुरू वाले देखो, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट चरण में देख सकते हैं बच्चों, भाज्य कितना है? 420, तो लिख देंगे यहाँ पे 420। ठीक है, भाजक उस समय कितना था? तो 130 था, तो ये 130 हो गया। ठीक है, और भागफल कितना था? तो भागफल ये आपका 3 हो गया, और उस समय शेषफल कितना बचा था? 30 बचा था, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, ये पहला चरण क्लियर। दूसरा चरण में आ जाओ। यहाँ पे देखो, भाज्य कितना है? 130, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 130, और भाजक कितना है? उस टाइम सेकंड वाले टाइम में कितना था भाजक? 30 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, और उस समय भागफल कितना आया था? 4 आया था, और शेषफल कितना बचा था? 10 बचा था। ठीक है, दूसरा चरण भी क्लियर। तीसरा चरण में आ जाइए आप बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भाजक कितना है? 30 है, तो 30 लिख देंगे। भाजक कितना है? तो 10, और इंटू भागफल 3, और प्लस शेषफल कितना बचा? 0 बचा, खत्म, है ना। अब जब शेषफल 0 आता है बच्चों, तो उस समय का जो भाजक होता है वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया हमारा? एचसीएफ इज इक्वल टू 10 निकल गया। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे में लिख सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे फटाक से। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। बस हो गया, खत्म। ठीक है, क्लोज। ठीक है, इतना जब लिख दोगे बच्चों तो यहां से आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखिए, अगला जो सवाल है आपका अथवा में करके दिया है, इसको भी आपको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपका आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक परिमेय संख्या। तो जो भी आएगा आपको एक ही मेथड से बनाना है। ठीक है, मैं देखिए बच्चों, आपको इसको हम पहले बना दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है ना। देखिए, सबसे पहले सिद्ध करना क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमको मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उल्टा कर देना है। मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको क्या मान लेंगे? कि माना √5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे बच्चों तो परिमेय संख्या कैसा होता है, तो p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या जो होता है ना वो p बटा q के रूप में होता है। ठीक है, और p बटा q के रूप में तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि √5 बराबर p बटा q लिख दिए। ठीक है, और जहां पे बच्चों अगर देखें हम तो p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और जब एवं p और q का मासा जो होगा बच्चों वो 1 होगा, मतलब कि ये दोनों का जब अगर हम HCF निकालें तो 1 होगा, तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, p और q का HCF 1 होगा तभी आपका परिमेय संख्या। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 लाइन तक आप लोग का क्लियर। अब आगे क्या करना है आप लोगों को कि इसके नीचे आपको दे देना है 1। ठीक है, और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो p को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p, और q को 5 √5 से गुना करेंगे तो √5q। क्लियर है। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है। तो वर्ग कर देंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p²। ठीक है, और √5q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 को हम वर्ग करेंगे तो ओनली 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो q²। क्लियर है। ठीक है, अब देख सकते हैं बच्चों कि ये जो 5 है, 5 जो है ये इधर गुना में है, अगर हम ये साइड लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जब डिवाइड में हो जाएगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि p² जो है वो 5 से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये जो 5 है ना, 5 गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ p² जो है वो 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। जब p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे p² बराबर 5q का स्क्वायर का आपको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कि अब लिखेंगे, अब माना p बराबर 5m रखने पर p को हम क्या मान लेंगे, 5m। ठीक है, 5m मानने के बाद हम क्या करेंगे कि p, जहां पे ये देख सकते हैं बच्चों समीकरण 1 जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, p के जगह में हम 5m लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे p² है तो हम लिखेंगे 5m का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 5m लिखने बोल रहा है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर दिया बराबर 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 5m² को हम जब वर्क करेंगे तो 5 है 25 m² और 5q²। अब इसको हम अगर काटना चाहे बच्चों तो हम काट सकते हैं इसको। ठीक है, 5 25। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 5m²। ठीक है, और यहाँ पे बचा q²। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो q² है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, q² है और यहाँ क्या है, m² है। ठीक है, तो ये जो m जो है इधर आके हमारा क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। चूंकि ये गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि q² से जो क्या होगा, 5 विभाजित होगा। ठीक है, q² से 5 विभाजित होगा, और q² से जब 5 विभाजित होगा तो q से भी 5 विभाजित होगा। तो दोनों लाइन को हम यहाँ पे लिख दिए। एकदम देख लेना है कि आपको लिखना कैसे है, तब आपको फुल मार्क्स यहाँ से दे दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि चूंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, p और q जो है दोनों क्या है, 5 से विभाजित है, अतः p और q का HCF जो है वो 5 है। जब p और q दोनों 5 से विभाजित है तो उसका HCF भी 5 ही होगा। ठीक है, तो बताओ इसका HCF 5 हुआ है और हमको चाहिए कि इसका HCF 1, तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिख देंगे कि HCF हमारा 1 नहीं आ रहा है, और जब 1 नहीं आ रहा है तो हमारा मानना गलत हो गया कि हम परिमेय संख्या माने हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, हम ऊपर में ही लिख दिए कि जो p और q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आप कर दोगे तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब इसके जगह में आपका √5 के जगह में √3 आ जाए, √7 आ जाए, √9 आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। बस जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 लिख देना। एकदम सेम यही प्रोसेस को आपको क्या करना है, अपनाना है। ठीक है, जब इस तरीके से करोगे बच्चों तो आपको फुल मार्क्स यहाँ से दे दिया जाएगा। क्लियर है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को इसका सही सटीक आंसर नहीं मिल पाता है, बहुत लंबा लंबा लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एकदम इसी तरीके से, तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है कि हल करें। ठीक है, 7x - 2y और बटा में xy बराबर 5 और 8x + 7y बटा xy बराबर 15। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा आप लोग।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 7x, है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा, हाँ, 7x माइनस 2y और बटा में xy है और बराबर में 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। और इधर में आप देख सकते हैं ये आपका 8x है प्लस 7y और बराबर में बटा में xy और बराबर में क्या है 15। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस में प्लस में, ठीक है ना। क्वेश्चन सही लिखना है, क्वेश्चन जहां गलत करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे हम 1 दे देंगे और इसके नीचे भी 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए इसको हम जब 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7x माइनस 2y। ठीक है, और बराबर में 5 को xy से गुना करेंगे तो 5xy। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 7y और बराबर में 15xy। ठीक है, इतना कर लेंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को हम सबसे पहले एक जगह लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक है, ये आपका समीकरण 1। इसी तरीके से समीकरण 2 भी लिख लेंगे, 8x प्लस 7y बराबर 15xy। इसको हम लिख लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम किसी एक को हम बराबर करेंगे जो कि बराबर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर साइड में गुना कर देंगे। तो किसको करें, इसको ले या फिर इसको ले। सर माइनस प्लस को ले लीजिए तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसी को लेते हैं। तो 7 को हम ऊपर से गुना कर देंगे और ये 2 को हम नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे गुना होता है। अब सबको गुना करो तो कितना हो जाएगा, 7 7 49x माइनस 7 दूनी 14y और यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35xy। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, 2 को करेंगे तो 8 दूनी 16x माइनस 7 दूनी 14y और बराबर 15 दूनी 30xy। ठीक है, नीचे हम ले दे देंगे लाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमको साइन को चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में है। तो सिंपल सी है, इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट कर दिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 49 और 16। तो 49 और 16 को जोड़ो जल्दी से। तो 9 6 15 का 5, हाथ बचा 1, 4 1 5 और 1 6, तो 65x और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30। 35 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65xy। ठीक है, अब इसको x से x कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x से x हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 65 बचा और ये 65 इधर जो इंटू में ही इधर आके हमारा डिवाइड में हो गया। ठीक है, और बराबर में क्या हो गया y। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। मतलब कि y का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो y का मान हो गया 1। ठीक है, y का मान हमारा आ गया 1। अब इसी तरीके का x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कोई भी समीकरण में क्या करेंगे, y का मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए क्या है लिखा हुआ जी, समीकरण 1 है आपका 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक है, तो 7x के जगह में x ही रहने देंगे, 2 इंटू वाई के जगह में 1 बराबर 5, x के जगह में x और y के जगह में 1। ठीक है, तो 7x हो जाएगा माइनस 2 1 2 बराबर 5 1 5x। ठीक है, ये 5x देखो एक जात वाला एक जात के सेट करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 7x माइनस 5x और ये 2 इधर माइनस में इधर आके हमारा हो गया प्लस में 2। ठीक है, तो 7 में से 5 घटा दो बाबू, कितना बचेगा 2x बचेगा, है ना, और बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। मतलब कि बच्चों कि y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। तो ये आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका और भी आपको और भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हल कीजिए लिखा हुआ था, तो हम कोई भी मेथड हमारा जो इजी लगा, विलोपन विधि अच्छा लगा तो विलोपन विधि से हम लोग बना लिए। कोई दिक्कत है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या है सवाल, कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे वो समझिएगा आप लोग।
इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनेगा। 18 नंबर है ना। चलिए 18 नंबर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो सारणी पहले बना लेना है दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, हम पहले समीकरण 1 के लिए बनाते हैं। x प्लस 3y बराबर 6 है ना। तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। तो सारणी में आपको क्या करना है, 6 खंड बांट देना है। चलिए बांट दिए हम लोग। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 क्या हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 12, इसका सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारणी हो गया हमारा ऐसा। ठीक है, 6 खंड में बांट दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और y। ठीक है, अब यहाँ से खुद सोचना है। ठीक है, यहाँ पे खुद सोचना है कि अगर हम x का मान क्या रखें तो y का मान कितना होगा। मान लो कि बच्चों कि हम समीकरण 1 में x का मान अगर हम 0 रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम 0 रखते हैं x का मान, तो y का मान कितना होगा आप रफ कर सकते हैं कहीं पे। मान लो कि हम यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान देखते हैं कितना आता है। ठीक है, x के जगह हम 0 रखे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा तो 6/3, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर हम y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना होता है, मान लो कि यहाँ पे हम 0 रख दें तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मतलब खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से अपने से सोचना है और काम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम मान लो कि x का हम एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम मान लो कि यहाँ पे 0 रखते हैं x का मान, तो यहाँ पे 2 शून्य शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ से हम करेंगे 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि -4 हो जाएगा। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो 3 शून्य शून्य 0, 2 छक 12, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से सोचना है और काम करना है। जब इस तरीके से सारणी बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जब इस तरीके से सारणी बन जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ में आपको ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ में हम लोग बनाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, स्केल निकालने दीजिए। हाँ, निकल गया स्केल हमारा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, नंबर जो दिया हुआ है 2 6 4 6 दिया हुआ है ना, तो हम दो दो का अंतर ले लेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक है, और ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष। ठीक है, चलिए सबका नाम दे देते हैं, जैसे कि ये x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 2 4 6 8। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 4 6। ठीक है, -2 -4 -6, इधर आ जाएंगे -2 -4 -6। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये सारणी जो है इस सारणी पे काम करेंगे। सारणी जो देख सकते हैं बच्चों कि x के बराबर 0 तो y के बराबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो x का मान हम देखेंगे, x वाले लाइन में 0 कहाँ है, यहाँ पर, और y का मान कितना बोल रहा है, 2, तो 2 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। बिंदु कहाँ बन गया बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु हमारा मिल गया। दूसरा में आते हैं, x बराबर कितना बोल रहा है, 6 और y बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 6, x वाले लाइन में 6 कहाँ है बाबू, ये रहा। ठीक है, और इसका y का मान 0, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो बिंदु यहीं पे बन गया। अब दोनों बिंदु को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये खींच दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला दूसरा समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण देखिए, x बराबर 0 तो y का मान कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, -4। तो x वाले लाइन में 0 और y का मान में 4, -4 बोल रहा है, तो -4 ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ना आएगा, तो यहाँ पे बिंदु दूसरा भी मिल गया। ठीक है, अब इसका एक और बिंदु कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए, x के बराबर 6 और y बराबर 0। तो x वाले लाइन में 6 देखो कहाँ है, यहाँ पे, और y का मान 0, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो बिंदु आपका दूसरा भी यहीं पे मिल गया। अब दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, बन गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया। ठीक है, आप चाह सकते हैं तो दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये समीकरण 1 का था तो x प्लस 3y बराबर 6, और ये समीकरण 2 का था तो समीकरण 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो जहाँ पे बिंदु मिला बच्चों वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x वाले लाइन कितना है 6, और y बराबर, y कितना है, यहाँ पे मिल रहा है ना बिंदु, तो ना ऊपर ना नीचे, तो 0 हो जाएगा। x बराबर 6 और y का मान 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी बनाना है, और सारणी बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा।
सिंपल है, ग्राफीय विधि से आप लोगों का एग्जाम में प्रश्न रहता ही रहता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है 10 और 250 के बीच, ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 10 और कितना बोल रहा है जी 250। ठीक है, तो 4 का गुणज 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितना कितना हो जाएगा बच्चों, तो 10 10 11 तो नहीं होगा, 12 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। अगला क्या होगा 16 होगा, 4 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और भी बहुत सारी संख्या होंगी, क्यों, क्योंकि 250 के अंदर तो और भी बहुत सारी संख्या है जो 4 से कटती है। ठीक है, आगे अब 250 देख लेते हैं कि 250 4 से कटता है। अगर कटेगा तो हमारा लास्ट अंतिम बिंदु वही हो जाएगा। ठीक है, अंतिम संख्या वही हो जाएगा, अंतिम नंबर। लेकिन देखते हैं 250 कटता है कि नहीं। चलिए रफ करते हैं हम लोग साइड में, हाँ यहीं पे कर देते हैं। 250 को काट के देखते हैं, 250 को 4 से, तो 4 छक 24, कितना बच रहा है 1 10 है ना, 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है, मतलब 2 बच ही जा रहा है, 2 बच ही जा रहा है। ठीक है, जब 2 बच जा रहा है बच्चों तो इसको क्या करना है 2 घटा के करना है। 250 में हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 248। तो 248 जो है बच्चों ये 4 का गुणज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 248। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारा चीज़ जो है ये मिल गया। क्या क्या मिला है भाई, तो मिला हमारा a बराबर 12, ठीक है, मतलब प्रथम पद। d बराबर कितना मिल जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। d भी निकल गया। ठीक है, an भी दे रखा है हमारा, कितना निकल गया an 248। अब हमको क्या निकालना है कि 4 के बीच कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो इसमें आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n को निकालना है। चलिए बनाते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा an का। an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो बाबू देखो an कितना है 248। ठीक है, a कितना है, तो a सर 12 है। n नहीं पता सर, उसी को तो निकालना है। चलो n कितना है, देख बाबू n के जगह में n लिख देवे, उसके बाद 1। ठीक है, और d का मान कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये 12 जो है इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 248 माइनस 12। ठीक है, और ये 4 को n से गुना करेंगे तो 4n माइनस 4 का 4। ठीक है, 248 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 24 12 36 36, 236 बचेगा। कितना बचेगा 236 बचेगा, आप घटा सकते हैं। आगे है यहाँ पे 4n माइनस 4। अब देखिए 236, ये 4 इधर माइनस में, इधर आके हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये 4n हो जाएगा। 236 और 4 240 हो जाएगा, बराबर 4n। ठीक है, तो n यही रहने दो, 240 जो है ये इंटू में इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे n 4 छक 24, यानी कितना हो गया 60 आ गया। n का जो मान निकल गया बच्चों वो 60 निकल गया, यानी कि 10 और 250 के बीच जो है ये 60 संख्या विभाजित होगी, 60 संख्या इसका क्या होगा गुणज होगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल में। देखिए इसका अथवा में एक करके सवाल दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी में पहला पद दिया हुआ है। ठीक है, पहला पद जो है आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 5। ठीक है, डी दे रखा है कितना 3 दिया हुआ है, तो डी के जगह में हम 3 लिख देंगे। an दिया हुआ 50, तो लिख देंगे 50। आपको क्या निकालना है, n बराबर वाट। ठीक है, n बराबर वाट और SN बराबर क्या करना है वाट निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे n निकालेंगे, उसके बाद SN निकालेंगे। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया हुआ 50, 50 लिख देंगे, बराबर a 5 प्लस n कितना दिया हुआ नहीं सर इसी को तो निकालना है, d कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। चलो तो 50 हो जाएगा, यहाँ 5 इधर जो प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 3 को n से गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, 50 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, बराबर 3n माइनस 3। ये 3 जो है इधर माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 45 प्लस 3 बराबर 3n। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48 बराबर 3n। ठीक है, ये 48 बटा 3 हो जाएगा n, चूंकि इंटू में ना डिवाइड में आ गया, तो 16 बटे 16 48, यानी कि n का मान जो निकल गया वो 16 निकल गया। n का कितना मान निकल गया 16 निकल गया। अब आपको क्या करना है SN का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं SN का मान। ठीक है,
एस एन का मान कैसे निकालना है वो देखिए। एस एन का फार्मूला होता है बच्चों n/2, ठीक है, a प्लस ए एन, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, a प्लस ए एन। बाकी और भी एक फार्मूला है एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम चलिए शॉर्टकट वाला अपनाते हैं, चूंकि ए एन दे रखा है। एन कितना दिया हुआ है, एन अभी जस्ट निकाले हम लोग 16/2, ए का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, प्लस ए एन का मान 50, तो 50 लिख देंगे, ठीक है, बराबर। इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 को 8 से गुना कर दो, 8 पचे 40 का 0, 7 पचे 4, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है। तो 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए का मान भी निकाल लिया हम लोग, और एन का भी मान निकाल लिए, और एस एन का भी मान निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग को डरना नहीं है बच्चों, इसी तरीके से धीरे धीरे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। बोलते हैं ना, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ठीक है। तो आपको कोशिश इसी तरीके से करते रहना बच्चों, मैथ से कभी नहीं डरना है, ठीक है, मैथ से कभी नहीं डरना है। इसी तरीके से देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है। चाहे कोई भी लोग हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते ही हैं, आप प्रैक्टिस ना करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा और बटा 1 प्लस कोस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS इसमें क्या है, ये RHS ही है। अगर LHS लिए और हम प्रूव कर दिए RHS के बराबर तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो LHS लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का ही फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन, माइनस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा और साइन थीटा का हम ले लेंगे LCM, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को कितना पढ़ेंगे, साइन थीटा आएगा 1 बार और 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा को कितना बार 1 बार और 1 को कोस से करेंगे तो कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया, इसका मैं स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके लिए भी स्क्वायर हमारा लग गया। अब यहाँ पे हम कर दे सॉल्व, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है बच्चों, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और फिर 1 माइनस कोस थीटा, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं, नीचे आ जाइए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे स्क्वायर है, हम यहाँ पे भी अगर हम स्क्वायर डाल दें अपने से अगर हम डाल दें तो कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए इसके नीचे हम बनाते हैं, यहाँ आ जाइए, देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अच्छा कोस, यहाँ पे कोस ना होना चाहिए, साइन क्यों लिख दिया, हाँ कोस, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, सेम का सेम उतार दिए। और यहाँ पे नीचे ध्यान देने की बात है, नीचे हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी हो गया, अब ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस से वाला और माइनस वाला क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो हमारे पास बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा। क्या इसी को प्रूव करना था बाबू, देखो तो जल्दी से, इसी को प्रूव करना था, हाँ सर इसी को तो करना था, तो इसी तो करना था, तो बच्चों हो तो ही गया प्रूव, ठीक है, प्रूव तो हो ही गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, तो इससे भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ आपका बिंदुओं 0 और 0 और 36 और
36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु दे रखा है आपका। ठीक है, आपका पहला बिंदु है 0 और 0 और दूसरा जो बिंदु है आपका 36 और 15 है। ठीक है, तो आपका बिंदु को नाम दे सकते हैं ए और बी। ठीक है, चलिए ए बी की दूरी हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी की दूरी। इसका फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है जी, होता है इसका फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलिए बैठाते हैं फटाफट हम लोग। तो x2 कितना हो जाएगा भाई, तो x2 हो जाएगा हमारा 36, तो लिख देंगे 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 हमारा है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बाबू अब आगे क्या करेंगे हम। ठीक है, 36 और 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 और में से 0 घटाएंगे तो 36 से ना बचेगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 में से 0 घटाएंगे 15 बचेगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 36 का जो स्क्वायर होता है 1526 नहीं 1296, सॉरी 1296 होता है। ठीक है, आप स्क्वायर कर लीजिएगा। 15 का होता है 15 225, 15 15 ही 225। ठीक है, अब दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 1521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1521, 5 6 5 1 9 और 2 11 12 12 2 14 15। ठीक है, ठीक है, तो 1521। अब 1521 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1521 को हम लोग इसको दो बार में 39 गुना 39 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 39 को गुना करने पे हमारा 1521 होता है। और पता है आपको बच्चों कि अंडर रूट में जब 2 गो रहता है तो एक ठो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकाल दो और अंडर रूट क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, कितना निकल गया, 39, तो 39 मात्रक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको उतार लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अगला जो सवाल दिया हुआ बच्चों, क्या दिया है, बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदुओं -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदु दे रखा है, पहले से हम लोग कर देंगे इसको। क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, -3 और 10। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और -8 लिख देंगे। और जो बिंदुओं हैं, ठीक है, जो बिंदु है बीच वाला -1 और 6 है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं A B और ये हम लिख लेते हैं P। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्देशांक को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा हमारा, इसका मतलब कि M1 और M2 को निकालना है, विभाजित ना बोल रहा है जी, हाँ, तो M1 M2 को निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु क्या है, P है ना, P जो है A तथा B है ना, P जो है A तथा B को M1 और M2 में विभाजित करता है, M1 M2 में विभाजित करता है। ठीक है, चलो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, विभाजन सूत्र का, जैसे कि हम किसी एक को ले चलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दो चीज़ दिया हुआ है ना, दो चीज़ यहाँ पे x और y दोनों दिया हुआ है, हम किसी एक को लेकर चलते हैं, एक को भी लेके चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो p का हम लेके चलते हैं, मान लो कि इसका x वाले को लेके चलते हैं। जब x वाले को लेके चलेंगे तो x वाला फॉर्मूला बैठाएंगे और y वाला लेके चलेंगे तो y वाला फॉर्मूला। चलो मान लो कि हम 1 बैठाते हैं। ठीक है, x को लेकर चलते हैं, तो इसका फार्मूला जो होता है बच्चों कि M1 x2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, y1 सॉरी यहाँ पे x1 हो जाएगा जी, x1। ठीक है, जब x वाले लेके चलेंगे तो यहाँ पे x1 x2 होगा, लेकिन जब हम y वाले लेके चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, तो x लेके चले तो x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर M1 कितना है जी, नहीं पता, इसी को तो निकालना है सर। ठीक है, और x2 कितना है, तो ये आपका x1 y1 x2 y2, तो 6 है प्लस M2 हो जाएगा, और x1 कितना है, x1 -3 है तो -3 लिख देंगे, बटा में हमारा M1 प्लस M2। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर 6 को हो जाएगा 6M1 और माइनस प्लस -3M2 और नीचे हमारा हो जाएगा M1 प्लस M2।
क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो ये देखिए m1 और m2 को -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -m1 -m2। ठीक है, यहाँ पे हम 6 इसको 1 से गुना करेंगे तो 6m1 -3m2। ठीक है, चलिए एक जात वाला एक जात के साइड करते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे -m1 है ना, तो -m1 लिख दो, और m1 वाला यहाँ पे एक ठो, तो यहाँ वाला उठा के इधर ले आ जाओ। ठीक है, तो -6m1 प्लस में था ना, माइनस में हो गया, ये -3m2 और ये माइनस में इधर आके प्लस में m2। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, 6m1 और 1m1 कितना m1 7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 3m1 में से 1m2 घटा दो, कितना m2 बचेगा, तो 2m2 बचेगा। ठीक है, तो ये m1 हो गया हमारा, और ये m2 इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 7 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, मतलब कि m1 अनुपात m2 जो हो गया बच्चों ये 2:7 हो गया। कितना हो गया, 2:7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर भी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अगला जो सवाल दिया बच्चों उसी में आपका अथवा में करके दिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग। त्रिभुज में हम लोग सबका नाम दे देते हैं ABC, जिसका निर्देशांक है -5 और -1। ठीक है, इसका निर्देशांक है 3 और -5। ठीक है, और इसका निर्देशांक है 5 और 2। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब देखिए त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 22 है ना, 22 का अथवा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2। ठीक है, x1। ठीक है, 23 31 12। ठीक है, आप ये नंबर याद रखना। ठीक है, 23, अभी बताते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, याद करने का ट्रिक, x2 23 31 y3 - y1 31 हो गया, प्लस x3 और 12 है ना, y1 - y2। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग क्लोज कर दिए। 23 31 12 हम बोले तो इसको कैसे याद करना है, ध्यान देना। देखिए आपको पता है कि 1/2 लिखेंगे हम लोग, x1 x2 x3 लाइन से लिख देंगे। 23 31 12 देखो 2 3 23 3 1 31 1 2 12। ठीक है, बस इसी को हमको याद किए हैं, आज से नहीं, जब हम पढ़ रहे थे उसी समय से याद किए, तो आप लोग भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, 1/2 x1 कितना है भाई, तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो x1 कितना है, तो x1 हमारा हो जाएगा -5, और y2 कितना है, तो y2 -5, और y3 कितना है -2। ठीक है, प्लस x2 कितना है, तो x2 हमारा 3 हो जाएगा, y3 कितना है 2 2, और y1 कितना, y1 -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस y3 कितना है, तो y3 5। ठीक है, तो 5 लिख देंगे, और y1 -1 और y2 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, क्लोज हो गया। अब आगे देखिए 1/2 -5, और देखिए माइनस माइनस प्लस 5 2 7, तो -7 हो जाएगा, प्लस 3 और 2 और 1 3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, घटेगा, 4 में से गया तो 5 में से गया तो 4 बचा। ठीक है, क्लोज। यहाँ पे 1/2 5 7 35, माइनस माइनस प्लस 35 हो गया, प्लस 3 3 9, तो 9 लिख देंगे, प्लस 4 5 20। ठीक है, अब सबको जोड़ दो फटाफट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 9 और 20, तो 20 65 नहीं 55 55 और 9 64, तो 64 कर दो, तो काट दो इसको, कितना से कटेगा 32 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 मात्रक। अच्छा क्षेत्रफल बोला था ना, तो 32 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसका आंसर भी। कोई दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपको थोड़ा सा ये फिगर बनाना है। ठीक है, मैं इसका एक अलग सा सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें से 11 चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फिगर बनाने वाला है, ठीक है, वो हम एक जगह आपको क्लियर करवा देंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो अगला सवाल दिया, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे वो समझिएगा आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है ताश के पत्ता, आपको पता है ताश का पत्ता। ठीक है, ताश के जो पत्ता होता है बच्चों,
वो टोटल पत्तों की जो संख्या होता है वो 52 होता है। कितना होता है? 52। पहले मैं एक रफली बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। देखिए टोटल जो है ताश में 52 पत्ता होता है, जिसमें से आपका 26 लाल होता है, ठीक है, 26 लाल होता है और 26 जो है वो काला होता है, ठीक है, 26 जो होता है वो काला होता है, ठीक है। और ये 4 समूह होता है बच्चों इसका, ठीक है, पान, ठीक है, पान, ईंट, ठीक है, और आपका हुकुम और आपका चिड़ी, ठीक है। ये आपका क्या होता है? 4 इसका समूह होता है और सभी में 13-13 पत्ता होता है। कितना कितना पत्ता होता है बच्चों? 13-13 पत्ता होता है, जिसमें 10 ठो आपका नंबर वाला होता है और 3 ठो पत्ता आपका फिगर वाला होता है, ठीक है, जो कि आपका होता है उसमें राजा, रानी, गुलाम, ठीक है, 10 + 3, ठीक है, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, ये 10 तक होता है और 3 ठो जो होता है वो आपका फोटो वाला पत्ता होता है, मतलब कि राजा, रानी, गुलाम। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 और 3, और ये भी आपका 10 और 3, और ये भी आपका 10 और 3, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 26 ठो लाल होता है, 26 ठो काला होता है, ठीक है, 26 ठो लाल और 26 ठो काला। ये दोनों पत्ता जो होता है बच्चों लाल होता है और ये दोनों पत्ता आपका काला होता है, ठीक है। और आपका सभी समूह में आपका 13-13 ठो पत्ता होता है, ठीक है, जिसमें पान में आपका 13 पत्ता, ईंट में 13 पत्ता, हुकुम में 13 पत्ता, चिड़ी में 13 पत्ता, ठीक है, जिसमें से 10 ठो नंबरिंग वाला होता है और बाकी 3 ठो फेस पत्ता होता है, फेस कार्ड, ठीक है, 3-3 ठो सबका फेस कार्ड होता है। यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखेंगे ताश के पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या है ना, कुल पत्तों की संख्या तो कितना होता है बच्चों? 52 होता है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं ए नंबर। क्या बोल रहा है? लाल रंग का बादशाह, ठीक है, लिखेंगे प्रायिकता ऑफ लाल रंग का बादशाह, बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह बोल रहा है, तो बच्चों आपको पता है, ठीक है, बादशाह की संख्या कितना होती है टोटल, ठीक है, टोटल जो बादशाह की संख्या होती है वो 4 होता है, ठीक है, जो कि पान में 1 ठो होता है, एक ईंट में, एक हुकुम में और एक चिड़ी में होता है। बादशाह 4 ठो होता है, लेकिन यहाँ पे लाल रंग का बादशाह बोल रहा है तो 2 ठो ना होगा जी। टोटल तो बादशाह 4 ठो है, लेकिन 2 ही ठो होना, पान और ईंटे का ना होगा, हुकुम और चिड़ी तो काला है, तो लाल का बोला है तो 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और टोटल पत्तों की संख्या कितना है? 52। तो काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1/26। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से बी नंबर बना लो। बी नंबर क्या बोला? पान को गुलाम, ठीक है, लिखेंगे प्रायिकता ऑफ पान का गुलाम। तो पान का गुलाम बोल रहा है, ठीक है। तो पान में टोटल पत्तों की संख्या कितना होता है? 13 होता है, जिसमें से 1 ठो ना गुलाम होता है जी। कितने ठो गुलाम होता है? 1 ठो गुलाम होता है। पान में जो है टोटल जो है 13 पत्ता होता है, जिसमें से गुलाम आपका 1 हिट होता है, राजा, रानी, गुलाम, 1 ठो ना गुलाम होता है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे? 1। और टोटल पत्तों की संख्या कितना है? 52, ठीक है। तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तीसरा नंबर में। सी नंबर क्या बोल रहा है? हुकुम का पत्ता, ठीक है, लिखेंगे प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता जो है बच्चों, ये हुकुम का टोटल पत्ता कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। टोटल हुकुम का जो टोटल पत्ता कितना होता है? 13 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं ना बोला है स्पेशली कि हुकुम का ये पत्ता वो पत्ता, कुछ नहीं बोला, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता होता है 13 ठो, ठीक है। तो लिख देंगे 13/52, 13 × 13, 13 × 4 52, यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और डी नंबर भी बना लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक ईंट की बेगम, ठीक है, एक ईंट की बेगम बोल रहा है। तो एक ईंट की बेगम है ना, एक ईंट की बेगम। तो ईंट में टोटल पत्तों की संख्या 13 होता है, लेकिन बेगम 1 ईंट होता है, तो 1/52 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। आगे का जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों को अगले वीडियो में हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बच्चों, समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आ गया सारे क्वेश्चन, तो मुझे नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।